नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के घाटमपुर क्षेत्र के भीतर गांव से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बीते सालों में शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरूकता और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। इसी दिशा में घाटमपुर क्षेत्र के भीतर गांव ब्लॉक स्थित कुंदौली गांव के विद्यालय CPC के इंटर कॉलेज ने गरीब परिवारों की बालिकाओं के लिए शैक्षणिक शुल्क और सामग्री में राहत देने की पहल की है। विद्यालय का यह प्रयास राज्य सरकार की उस सोच से प्रेरित है जिसमें शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि संस्कार, देशभक्ति और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की बात कही गई। बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाता है और छात्रों को मुगल शासकों की बजाय भारतीय वीरों का इतिहास पढ़ने पर बल दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने हाल के वर्षों में पाठ्यक्रमों में भारतीय दृष्टिकोण को समाहित करने की बात कही है। योगी सरकार ने स्कूली स्तर पर भारतीय संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली इतिहास को सिलेबस का हिस्सा बनाने के संकेत दिए हैं। ऐसे में कुंदौली के इस स्कूल द्वारा किया जा रहा प्रयास सरकार की नीति और सामाजिक भावनाओं का मिला जुला असर के तौर पर दिख रहा है। भाई शरीर को खुराक की जरूरत होती है, लेकिन दिमाग को भी खुराक की जरूरत होती है। हम जिस तरीके का माहौल देते हैं, हमारा शरीर भी हमारा दिमाग उसी तरीके से काम करता है। अगर हम माहौल की बात करें, अगर हम जिस बच्चे को अच्छा माहौल देंगे, उस बच्चे का दिमाग भी अच्छा होगा। अगर हम बात करें विकसित देश अमेरिका की, अमेरिका में लोगों के पास समय नहीं है, उसको देश के विकास के बारे में आप समझाइए कि देश आगे कैसे बढ़ सकता है। अगर हम बात करें यहीं पर, जब तक कोई व्यक्ति, हम राजनीतिक कोई बात नहीं करेंगे, 2014 के पहले की बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट जो आज यहाँ पर है, उसकी 10 राज्यों में सरकार नहीं आती थी, उसकी कोई टिकट लेने को तैयार नहीं होता था। एक अकेले मोदी जी ने फील्ड में उतरकर पूरा देश का भूगोल बदल दिया। अब वहां पर हम मोदी जी की बात नहीं कर रहे, हम बात करें एक व्यक्ति की। उस एक व्यक्ति का फील्ड का परीक्षण था, उसने देखा कि एक्चुअल में देश को जरूरत किस चीज की है। वही कार्य हमने यहाँ आकर किया। मैं यहाँ 2017 से प्रिंसिपल हूँ। जब मैं 2017 में आया तो मैंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र 95%, 96% ये स्कोर गेन कर रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे। दूसरा, मैंने देखा कि यहाँ के बच्चे ज्यादातर MBBS डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि इतना पैसा उनके पास नहीं है। तो फिर CC की मान्यता कराई और उसमें गवर्नमेंट के द्वारा अच्छी खासी छूट का प्रावधान है। फिर मैंने और तीसरे बिंदु पे काम किया, ग्रामीण क्षेत्र का हूँ, अवकाश में शहरी क्षेत्र का होता, तो मैंने निःशुल्क इंग्लिश स्पीकिंग की व्यवस्था की, ताकि हमारे यहाँ का जब बच्चा निकल के जाए तो उसको ये महसूस ना हो कि मैं ग्रामीण फील्ड में परिवर्तन होना चाहिए। तो हमने जो मेन मेहनत की वो इंटर के बाद वाले में की है। अच्छा, जो गरीब कन्या है उनके लिए क्या? गरीब के लिए तो हमारे यहाँ विशेष रहती, जैसे एक बिल्कुल टैग लाइन हमारे यहाँ लिखी हुई है कि अगर जिसके पिता नहीं, किसी भी कारण से उसके पिता नहीं रहे हों और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है हम पूछते नहीं, उसमें स्पेशल कोटा मैंने लगा रखा है कि अगर उसके पिता नहीं तो एक विशेष छूट उसमें दी जाती है। कुछ 5 वर्षों में 112 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में जा चुके हैं और लगभग कम से कम 200 से लगाकर 300 बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट में पॉलिटेक्निक, ITI इस तरीके से टेक्निकल कोर्स करने के बाद अच्छी खासी प्राइवेट नौकरी में है। और कन्याएं के लिए विशेष छूट है और यहाँ एक शिक्षा का देहात क्षेत्र में शिक्षा का एक मात्र स्थान है। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज, घाटम। खबरों में अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की। नेगुरा गांव में शिव मंदिर को तोड़ने की धमकी देने पर तनाव फैल गया है। वहीं गांव के कुछ कट्टरपंथियों में केस मोहम्मद और दुखी खान पर जिहादी सोच के तहत माहौल बिगाड़ने का आरोप है। ग्रामीणों की शिकायत पर कोतवाल संजय सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए केस मोहम्मद को गिरफ्तार किया है, जबकि दुखी खान फरार है। वहीं बदरू खान द्वारा खून के बदले खून की धमकी पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है और ग्रामीणों ने मंदिर की सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। मेरा नाम अखिलेश है, मैं ग्राम निगुरा का निवासी हूँ। अखिलेश जी, मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, आप लोगों का, गाँव वासियों का बड़ा सहयोग रहा है और हमने भी बहुत प्रमुखता से इस चीज़ को उठाया था, जबकि जिहादी मानसिकता के लोग यहाँ पे अतिक्रमण करना, मंदिर को। कल भी बाउंड्री जब हो गया तो कल भी कुछ लोग मंदिर तोड़ने की बात कर रहे थे, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई किया है, उनको जेल भेजा है। क्या कहना है? देखिए, अब उनकी ऐसी मानसिकता है। अब यहाँ पे 5.5 विश्वा के करीब नवीन प्रति पाया गया, जिसको मंदिर पे अब बाउंड्री हो रही है और उनकी मानसिकता अभी ये है कि इस मंदिर को तोड़ना, जोड़ने की इन लोगों का व्यवहार जोड़ने का नहीं है। और इसका कारक माना जाए तो दो महीने पूर्व की घटना है, पर अब क्यों हो रहा है? समाजवादी पार्टी का जो बार बार डेलीगेशन आ रहा है, वो डेलीगेशन आकर भड़का रहा है। अभी आपने देखा भी होगा, समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन में एक विधायक जी आए थे, उन्होंने बोला कि मंदिर के नाम पे पूरा गांव कब्जा हो जा रहा है
और मंदिर का विरोध किया उन्होंने, शिव मंदिर का विरोध किया, भगवान का विरोध किया। पता नहीं कैसे हिंदू हैं कि भगवान का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे परसों शाम को कोई कैश नाम का मुसलमान लड़का है आया, धमकी दे रहा था कि नहीं मैं मंदिर तोड़ दूंगा, जिहादी मानसिकता का। बताइए, अभी मंदिर निर्माण हो रहा है, भोलेनाथ जी का सावन का महीना चल रहा है, इतना अच्छा माहौल बन रहा है भक्तिमय, और करा मैं मंदिर तोड़ दूंगा। लेकिन मैं चंदौली पुलिस की तत्परता का धन्यवाद दूंगा, इसको तुरंत गिरफ्तार करके 151 वगैरह धाराओं में चालान करके शांति भंग धारा करके उसको तुरंत चौका घाट भेजने के काम किए। इसके लिए सबसे बड़े सुदर्शन न्यूज चैनल ने बहुत प्रमुखता से खबर चलाया था। आज उसका बाउंड्री हुआ और जो कठमुला जिहादी के लोग मंदिर को तोड़फोड़ कर रहे थे, गंदगी कर रहे थे, दीवार पे मिट्टी फेंक रहे थे, और आज मंदिर को भी न्याय मिला। और नेगुरा जो ग्रामवासी हैं, देखिए, सुदर्शन न्यूज चैनल तो ये हमेशा मंदिरों के समर्थन में ही तो आवाज़ उठाता है। आज सुदर्शन न्यूज चैनल की ही देन है, नेगुरा जैसे शिव मंदिर के नवनिर्माण और इसकी भव्यता को सुदर्शन न्यूज चैनल और यहाँ के जो कठमुल्ले और जिहादी हैं उनके पर लगाम लगाने का काम अगर कोई किया है तो सुदर्शन न्यूज चैनल के मंडल प्रभारी प्रशांत जी ने किया है। चंदौली से 2 किलोमीटर दूरी पर ये नेगुरा गांव है और ये मंदिर है, श्री शिव मंदिर है। वहाँ पे जो ग्रामवासी हैं खड़े हैं, यहाँ पे 2-3 जिहादी आए थे और मंदिर तोड़ने की बात कर रहे थे। जो यहाँ के इंस्पेक्टर थे संजय सिंह, उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो कठमुल्ला था उसको जेल भेजा है। सबसे बड़ी बात है कि मंदिर का बाउंड्री हो गया, अभी भी मंदिर और यहाँ बाउंड्री तोड़ने की बात हो रही है। सुदर्शन न्यूज चैनल ने बहुत प्रमुखता से खबर चलाया था, जो कि यहाँ के हिंदू परिवार के साथ साथ शिव मंदिर को भी न्याय मिला है। जबकि यहाँ पे गंदगी की जाती थी, जो यहाँ कठमुल्ले थे गंदगी करते थे, दीवार पे छीटा करते थे। जो हिंदू परिवार की लड़कियाँ आती थी दर्शन करने के लिए, उनको बोली छोली बोलते थे। इसको लेके बहुत हंगामा हुआ था, तमाम विधायक यहाँ पे राज्यसभा सांसद आए थे। अब देखना है कि जो यहाँ पे जो कठमुला जिहादी फरार है, जो मंदिर तोड़ने की बात कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी पुलिस कब करती है। जो बदरुख खान है आज भी घूम रहा है, जो खून के बदले खून बोल रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। अब देखना है कि इस पे जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब होती है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। खबरों में अब बात करेंगे प्रयागराज की। यूपी के प्रयागराज में राजेंद्र नगर पटना से नई दिल्ली जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का सुबेदारगंज स्टेशन पर प्रथम आगमन हुआ, जहां भव्य स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने यात्रियों का स्वागत कर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित सफर प्रदान करेगी। मंत्री नंदी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेलवे विकास की सराहना की और ऐसे ऐतिहासिक कदम बताया। देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जिस दिन से इस देश की गद्दी पर बैठे हैं, प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता कर रहे हैं। भारतीय रेल के इतिहास में भी नित नए आयाम लिखे जा रहे हैं। आज जिस तरह से ये अमृत ट्रेन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है, अभी हमारी झंडी दिखा रहे थे तो पीछे बहुत सारे कुछ अधिकारीगण हैं, कुछ कर्मचारीगण हैं, कुछ जनमानस भी है। तो सभी लोग गाड़ी को देख कर कितना खुश हो रहे थे, ये हम लोग के लिए अच्छा हो गया। तो निश्चित रूप से भारतीय रेल ने नित नए आयाम को छुआ है। मेरी शुभकामनाएं हैं आदरणीय रेल मंत्री जी के प्रति। डीआरएम साहब बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। खबर में अब बात करेंगे यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों में इस बार एक मुस्लिम महिला शबनम की भक्ति सबका ध्यान खींच रही है। शबनम सनातन धर्म को मानते हुए अपने पति पवन के साथ नंगे पैर कांवड़ यात्रा पर निकली है और मुजफ्फरनगर पहुंच चुकी हैं और अपनी कांवड़ पर अपने सास ससुर की फोटो लगाई हुई है। उनका कहना है कि शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करने के बाद वो अपने सास ससुर को भी गंगा जल से स्नान करवाएगी। जी, मेरा नाम शबनम है। बोलिए, आपके पति का क्या नाम है? पवन कुमार। आप कावड़ लेके आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे? सर, मैं हरिद्वार से आ रही हूँ और गाजियाबाद मुझे जाना है। कितने लीटर की आपकी कावड़ है ये? मेरी 82 लीटर है, बाकी का सारा वेट
मेरा 60 बैठ रहा है। कैसे कैसे लेके चलते हैं आप लोग कावड़? जैसे भोले बाबा चलाते हैं वैसे ही चलते हैं। नहीं बोले खींचना तो मुझे ही है, मैं अपनी अलग चलाती हूँ। अलग से बात है। हाँ, बाई चांस चलना पाती है, थक जाती हूँ तो थोड़ा चला देते हैं भोले। हर रोज कितना किलोमीटर चलते हो आप? चलने की तो हम 20 भी खींच लें, 15 भी खींच लें, थक जाओ मैं 10 भी खींच लें मैं। कितना भोले की मर्जी होती है? हम 22 में लगभग पहुँच जाएंगे। अच्छा, बोले आप मुस्लिम समाज से हो, आज आपके पति है वह हिंदू समाज से है, कैसे आपकी शादी उसके बारे में बताइए। सर ये हमारी लव मैरिज है और हम मिले हैं दोनों, बस। क्या काम करते थे? क्या ये नर्सिंग स्टाफ से हॉस्पिटल में। खबरों में अब बात करेंगे यूपी के शामली में थाना भवन नगर पंचायत की बैठक कर प्रणाली ठेकेदारों के भुगतान और विकास कार्यों को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गई। सभासदों ने कर प्रणाली में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए नए सर्वे और पारदर्शिता की मांग की। ठेकेदारों के बकाया भुगतान को लेकर भी तीखी बहस हुई। सिटी गार्डन को निजी ठेके पर देने के प्रस्ताव पर भी मतभेद सामने आए। सभासदों ने नगर अध्यक्षा पर टाल मटोल और अभद्रता के आरोप लगाए, जिसके बाद वह बैठक से उठकर चली गई। विवाद बढ़ने पर अधिशासी अधिकारी ने बैठक स्थगित कर दी। आज नगर पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष महोदय के अनुसार आदेशानुसार जो बोर्ड मीटिंग हुई और उसमें जैसे हमारे नगर में टैक्स प्रणाली के कार्य में विरोध चल रहा है, उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। उसे रोक कर आगे न लागू करने का निर्णय माननीय मंत्री श्री सुरेश राणा जी का आदेशानुसार लिया गया। और दूसरा फिर हमने जो बात रखी अपनी वही रखी कि हमारे वार्ड विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं ठेकेदारों को पेमेंट ना होने के कारण। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं पेमेंट नहीं करूँगी और इस चीज़ का भी हमें जनता के बीच में जाना है, आगे भी चुनाव है, अब भी लोगों का काम करना है, कोई काम हमारे से नहीं हो पा रहे हैं। फिर तीसरा मुद्दा कि हमारे यहाँ नगर पंचायत में थाना भवन के अंदर सिटी गार्डन है, उसको ठेके की नीलामी के लिए प्रस्ताव रखा गया। हमारे साथी सभासद हैं महबूब अहमद, उन्होंने रखा। उस पर तो बिल्कुल चेयरमैन साहिबा आग बबूला हो गई। अगली खबर यूपी के ललितपुर से है। ललितपुर में दिशा बैठक में पहुंचे सांसद अनुराग शर्मा से जब जनपद की दुर्दशा पर सवाल पूछा गया तो वे भड़क उठे और पत्रकार को ही नेता बनने की सलाह दे डाली। वहीं शहर में जलभराव व जर्जर सड़कों की स्थिति पर उन्होंने बारिश को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पालिका की लापरवाही भी साफ दिखती है और सांसद सवालों का सीधा जवाब देने से बचते नजर आए और क्रॉस क्वेश्चन पर पत्रकारों को नसीहतें देने लगे। जनपद की दशा खराब हो रही है पानी से। दशा को लेकर क्या कहेंगे? दशा तो हो गई, दशा बता दें आप। दशा बता देता हूँ आपको कि आप क्या चाह रहे हो कि अभी जल नहीं बरसे, जल रोक लिया जाए। तो ऐसे शब्द जब आप गंभीर पत्रकार हो, जी गंभीरता से पेश आओ। नहीं सर, गंभीरता से बात सुन लीजिए। अब आप सर दशा खराब है। दशा खराब क्यों है? क्योंकि बारिश ज्यादा हो गई। नहीं नगर ने काम नहीं किया, नगर काम कर दी। अगर आप बात सुनेंगे तो बात पूरी रखी जाएगी। जी सुनाइए। अगर आपको अपनी बात नहीं आप करिए। नेतागिरी करनी तो मैं एक माइक मंगवा देता हूँ। अरे सर मैं माइक नहीं चाहिए। चलिए आप बताएं पहले। दो काम है जी। क्षेत्र में बारिश बहुत ज्यादा हुई, जितनी हम लोगों को कभी किसी को उम्मीद नहीं थी। रिकॉर्ड बारिशों में अब बात यूपी के रायबरेली की। रायबरेली में छांगुर कांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को गंभीर साजिश करार देते हुए जिले के संदिग्ध लोगों की गहन जांच की मांग की। उनका आरोप है कि इस कांड के तार रायबरेली से जुड़े हो सकते हैं। वक्ताओं ने निष्पक्ष जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए चेतावनी दी, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से संवेदनशीलता दिखाने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की। मेरा परिचय, मैं विवेक सिंह, प्रांत सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत। क्या हुआ कि आज हो रहा है प्रदर्शन आप लोगों का? देखिए, लगातार धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि भी पर्दाफाश हुआ है झिंगुर बाबा का, तो वो वैसे कई इस तरीके के उनके स्लीपर पर्सल के रूप में पूरे जिले में काम कर रहे हैं और प्रांत के अपने पूरे या प्रदेश के पूरे जिलों में उनका एक रैकेट फैला हुआ है, जो लगातार भोले भाले गरीब असहाय निसक्तों को जो है पैसे के लालच में, धन के लालच में, जो हमारे समाज के अति पिछड़े निचले पायदान पे जो समाज के लोग हैं, उन पे ये लालच दे करके इस तरीके की घटनाएं करवाते हैं। ऐसे कई क्षेत्र यहाँ पे हैं, जैसे आपका एक मिल एरिया के पास काशीराम का है, संदी नागिन है, मंसीपुर के पास का एक क्षेत्र है,
और भदोकर है, बचरावा है, ऐसे कई क्षेत्र जिसमें पहले भी जो धर्मांतरण की घटनाएं कई सामने आई है। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके ऊपर अंकुश किया जाए और कठोर से कठोर धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जाए। और जैसे लव जिहाद का मामला, अभी आपने देखा होगा कि लव जिहाद के मामले में यहाँ पे कुम्हारन की प्रवा में जो है एक दलित एक बच्ची के साथ जो है, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, जिसमें जो है काफी मशक्कत के बाद फिर मुकदमा उसमें दर्ज किया गया। इसी तरीके से अभी जो जुलूस वहाँ पे निकला था नसीराबाद में, एक अंडी ग्राम सभा पड़ती है, तो वहाँ पे 150 जो है गैर विधर्मियों ने आकर के, और वो जुलूस कहाँ से, अमेठी जनपद से, किसकी अनुमति से यहाँ पे अपने रावी जिले में आया और हिंदू परिवार के ऊपर उन्होंने हमला किया। बाद में तो मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन इन सबको संज्ञान में लेकर के एक कठोर कदम उठाने की जरूरत है। और ऐसे में पूरे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को बिल्कुल सतर्क और चौकन्ना रहने की जरूरत है कि लगातार ये जो है पैर पसारता जा रहा है, बिल्कुल लव जिहाद, लैंड जिहाद। और जो ये मंदिर मस्जिद हैं और यहाँ पे जैसे कुछ चर्च भी हैं, जो उनकी जांच होनी चाहिए कि किसके आदेश पे बने हुए हैं ये और किसने उनकी अनुमति दी है, वहीं से सारा सब कार्यक्रम संचालित होगा। खबर में बात अब यूपी के आजमगढ़ की। आजमगढ़ के अराजी बाग मोहल्ले से 13 वर्षीय उज्जवल राय रहस्यमय ढंग से लापता हो गया और उसकी मां पूजा राय ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस में सूचना दी। गौरतलब है कि उज्जवल बुधवार दोपहर 3 बजे से गायब है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पूछताछ कर रही है। वहीं एक अज्ञात बच्चे से कॉल के बाद से उज्जवल गायब है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये मामला थाना कोतवाली आजमगढ़ का है। उज्जवल राय पुत्र कमलेश राय, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, ये वैष्णव कॉलोनी अराजी बाग थाना कोतवाली नगर से 16 तारीख को ये बिना बताए अपने घर से कहीं चला गया है। इसकी मां द्वारा थाना कोतवाली नगर पर दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीम लगाकर इस बच्चे की तलाश की जा रही है, शीघ्र ही सफलता मिलेगी। किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया गया है। इस बच्चे की पुलिस के द्वारा जो तरीके हैं उससे खोजा जा रहा है। पूजा की क्या हुआ? 3:15 पे जैसे बच्चा गायब हुआ है। क्या नाम था? उज्जवल राय। कब तक गायब हुआ? 3:15 पे। कब तक गायब हुआ? 16 तारीख को 3:15 पे। जैसे दोपहर में कॉल आया था एक बच्चे के, नितिन प्रजापति, शांति निकेतन पढ़ता है, जो क्लासमेट है बच्चे का। तो बोला कि उज्जवल कहाँ पे है, तो हम कहे कि मैं तो। अब बात करते हैं यूपी की हरदोई की। हरदोई पुलिस ने सीआरएस पोर्टल हैक कर फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से लैपटॉप, 4 मोबाइल और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। गौरतलब है कि टरियावा और बेनियागंज की संयुक्त पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की, जिसमें एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। वहीं आरोपियों ने यूजर आईडी और पासवर्ड की नकली प्रतियां तैयार कर धोखाधड़ी की थी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ये अभी कुछ दिनों पूर्व टडियावा थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में उल्लेख किया गया था कि किसी ने सिस्टम हैक करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए हैं। तो इस संबंध में तत्काल टीम लगाई गई थी और टीम ने इन्वेस्टिगेशन की। विवेचना में कुछ नाम प्रकाश में आए थे। इनमें से 3 लोगों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया, जिनके नाम अभिषेक गुप्ता जो कि लखनऊ के रहने वाले, धर्मेंद्र मदेशिया जो कुशीनगर के रहने वाले और रूपेश कुमार जो कि बिहार के रहने वाले। इन तीनों से जब पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि जो सीआरएस पोर्टल है, जिस पोर्टल पे लॉगिन करके ये बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, उसके कुछ आईडी इनको एक व्यक्ति से मिले हैं, जिस व्यक्ति की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। और उसके थ्रू इन्होंने सिस्टम को मिसयूज करके इन्होंने ये बर्थ सर्टिफिकेट, वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट कुशीनगर में कुछ लोगों के बनाए हैं। इसमें यहाँ की जनपद हरदोई की लॉगिन आईडी इस्तेमाल की गई है और उसका गलत इस्तेमाल करके इन्होंने इनके जो अभी तक इंटरोगेशन में आए, लगभग 30 से 35 फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हैं। बाकी डिटेल्स इनके बारे में चेक की जा रही है और कुछ सिस्टम्स में जो लूप होल्स हैं उनके द्वारा बताए गए, इनके बारे में भी वरिष्ठ अधिकारियों को और संबंधित विभाग को पत्राचार किया जाए। अब बात करते हैं यूपी के ललितपुर की। ललितपुर के बार थाना क्षेत्र में हुई
ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है, जहां आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से कीटनाशक की बोतल और मृतका का मोबाइल बरामद हुआ है और यह हत्या विष देकर की गई थी। तो वहीं मामले को लेकर पुलिस की स्वाट और सर्विलांस टीम ने मिलकर इस केस का सफल अनावरण किया और आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 100 जो है वो बोरी में मिला हुआ था डैम में, सजाद डैम में। जैसे ये मिला था, महिला की पहचान के लिए पूरे जनपद की फोर्स को लगाया गया और उसमें जो है फाइनली उस महिला की पहचान हुई थी। वो रानी नाम की महिला थी जो कि बार थाना क्षेत्र में उनकी शादी हुई थी। उसके बाद ये घटना कैसे हुई, इसके अनावरण के लिए थाने की टीम, हमारी जो स्वाट की टीम है, सर्विलांस की टीम है, इन सबको लगाया गया था और उसी के क्रम में जो है ये पता चला कि जो महिला है इनका और इनके पति के बीच में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के ये महिला जो है जो इनका ससुराल है उसी गांव का एक जगदीश नामक व्यक्ति है, उसके साथ इनकी दोस्ती हो गई थी। उसके साथ ये पिछले 1 साल पहले भी ये उसके साथ चली गई थी रहने के लिए और लगातार उस जगदीश के साथ ही ये लोग रह रहे थे। और फिर जगदीश की अभी हाल ही में शादी जो है वो तय हुई थी, इसको लेकर के लगातार इन दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ था। और फिर महिला का एक इंस्टाग्राम के माध्यम से एक अशोकनगर का रहने वाला व्यक्ति है यशवंत, उससे जो है दोस्ती हो गई थी। इसी को लेकर के इनके बीच में आपस में विवाद जो है वो हो गया था और उसी विवाद की वजह से जगदीश जो इसमें एक अभियुक्त है, जिसके द्वारा एक प्रॉपर प्लानिंग करते हुए इस महिला की हत्या जो है वो किया गया है। अगली खबर यूपी के बिजनौर से है। बिजनौर की उत्तम शुगर मिल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के दौरान गैस रिसाव से 4 कर्मचारियों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। मृतकों में सुपरवाइजर और 3 अन्य कर्मचारी शामिल हैं, जहां टैंक में जहरीली गैस के कारण ये सभी बेहोश होकर पानी में गिर पड़े। स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू की है और इस तरह की घटना मिल में पहले भी हो चुकी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भैया अभी एक शुगर मिल वालों ने बताया, जो लोग साथ में हैं इनके कपिल में परिवार का ही लड़का है, वो वहीं शुगर मिल में 15 साल से 16 साल से नौकरी कर रहा है। कोई वहाँ गड्ढा था, उस गड्ढे में ईटीपी का पानी, ये लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो उसमें पानी निकाल दिया था, लेकिन वो बारिश का पानी फिर भरा उसमें, तो एक उसमें गिर गया। दूसरा उसे निकालने के लिए घुसा तो वो भी वहीं रह गया। तीसरा निकालने के लिए घुसा तो वो भी वहीं रह गया। चौथा घुसा तो वो निकल के बाहर आ गया। उसी ने फ़ोन करके मिल में बताया। कितनी कैजुअलिटी हुई है? 3। अच्छा, कोई गहराई पता चली गड्ढे कितनी गहराई होगी? इसमें फैक्ट्री की लापरवाही मान रहे हैं आप? थाना नागल क्षेत्र में बरकातपुर में शुगर फैक्ट्री है। इसमें आज ये घटना हुई है। इसमें एक टैंक है जो उनका ईटीपी प्लांट है, यहाँ से पानी को साफ करके वापस भेजा जाता है। उस टैंक में सफाई के दौरान ये हादसा हुआ है। इसमें पहले एक व्यक्ति था जो सफाई के लिए गया, वो गिर गया। 2 लोग और बचाने हुए, वो भी गिरे उसमें। उनको वहाँ से तुरंत एम्बुलेंस से यहाँ अस्पताल लाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया है। इस संबंध में और लोग गाँव के मौजूद हैं, सबसे बात की जा रही है। कितने कैजुअलिटी हुई है? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। इसमें एक चंदक का रहने वाला और एक लालपुर बाला वाली और एक किसोटरा गांव के रहने वाले हैं। 3 लोग हैं। घायल कितने हैं? अभी घायल के बारे में एक का पता चला, जो लास्ट में जो चौथे थे जो बचाने गए थे, उनकी भी थोड़ी तबीयत ठीक है, तो डॉक्टर बीरबल के यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। अगली खबर यूपी के कानपुर से है। कानपुर में गंगा बैराज से एक युवक ने छलांग लगा दी। युवक की पहचान उन्नाव निवासी के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों ने सड़क जाम कर दी, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस और गोताखोर टीम युवक की तलाश में जुटी है। दरअसल युवक बाइक से बैराज आया और सीधे नदी में कूद गया। घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो वहीं घटना से परिजन आक्रोशित हैं। पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। आज सुबह प्रातः लगभग 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रॉबिन नाम का, जो मूलतः उन्नाव का रहने वाला है, किसी पारिवारिक विवाद के चक्कर में आज यहाँ गंगा में कूद गया है। पुलिस द्वारा आसपास से गोताखोरों को बुलाया गया है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है उसको बाहर निकालने का। और बाकी जान भी स्थिति नहीं है, पुलिस मौके पर मौजूद है और यातायात सामान्य चल रहा है। क्या फिर मांग है इनकी? मांग इनकी एक जो प्राइमरी मांग है वो यही है कि और लोगों को लगा के उसको ढूंढवाया जाए, और पुलिस लगी है, आसपास से गोताखोर भी लगे हैं, जल्दी उसको ढूंढ ले जाएगा जहाँ पे भी है। सर मैं गोविंद हूँ, मेरा भाई है ये छोटा। अभी सुबह घर से निकला है कि मैं जा रहा हूँ दही लेने के लिए, और 8 बजे यहाँ से कॉल गई है कि ये गाड़ी लावारिस खड़ी है। और ये सर 3 दिन से पीड़ित है। इसकी वाइफ छोड़ के चली गई थी, छोटा बच्चा इसके हाथ में था
वो बच्चे को लेके बहुत परेशान है। हम लोग भी इसका बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो बीवी के कारण जो भी इनके इतना कुछ हुआ है, ये अपने आप को संभाल नहीं पाया है सर। इसी कारण ये आत्महत्या अपना कर लिया है। अब इसके लिए सर मैं सख्त कार्रवाई चाहूँगा कि जो इसमें दोषी है, इसकी वाइफ, इसकी पत्नी, वाइफ और इसकी सास, मेरा भाई की सास मतलब पत्नी की मम्मी उसको कहती थी तू लंगड़ा है, इसीलिए ये इसको सदमा नहीं बर्दाश्त हुआ, इन्होंने आत्महत्या कर लिया है। हाँ, आज आप लोगों ने यहाँ पे जाम लगाया था इस केस विषय को लेकर? सर जाम का कोई मतलब नहीं है, मेरा भाई मुझसे ढूंढा जाए, बस प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस समय 2.5 से 3 घंटे हो रहे हैं, 8 बजे का मैटर है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा भाई ढूंढ के दिया जाए। बस मैं योगी जी से, मोदी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया मेरे भाई को ढूंढ के मेरे हाथ कर दिया जाए। हाँ, इसी 26 नंबर कोठी से नीचे गया है और पर्चा लिख के गया है कि मैं शास्त्र प्रताड़ित हूँ। अब बात करते हैं यूपी के जालौन की। जालौन की आटा थाना पुलिस को महिलाओं से लूटपाट करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के निर्देश पर सीओ अवधेश कुमार सिंह और थानाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। मुखबिर की सूचना पर रेलवे क्रॉसिंग के पास 2 संदिग्धों को पकड़ा गया जो लूट की फिराक में घूम रहे थे। तलाशी के दौरान उनके पास से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 17 मोबाइल फोन और सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए। दोनों आरोपी क्षेत्र में लूट की कई घटनाओं में संलिप्त पाए गए हैं। इधर कुछ समय से कोतवाली क्षेत्र उरई में ई रिक्शा वगैरह पर यात्रा कर रही महिलाओं के साथ एक वाहन से झपटमारी की घटना हो रही थी। इन घटनाओं की रोकथाम और अनावरण के लिए अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा निर्देशित किया गया था। इस पर मेरे द्वारा 2 टीमें गठित की गई थी, एक थानाध्यक्ष आटा के नेतृत्व में, दूसरा एसओजी प्रभारी के नेतृत्व में। दिनांक 18 जुलाई 2025 की रात में सटीक सूचना प्राप्त हुई। इन घटनाओं को कारित करने वाले 2 अभियुक्त आटा क्षेत्र में कहीं जाने वाले हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष आटा द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। पूछने पर इन्होंने अपना नाम शनि कंजड़ एवं राजा कंजड़ बताया, जो संधी गांव आटा के रहने वाले हैं। पूछताछ से इन लोगों ने उरई की 3 घटनाओं को करना स्वीकार किया। उन घटनाओं से संबंधित जो सामान गया था उसको बरामद कराया। उसके अतिरिक्त कुल 17 मोबाइल फोन, 1 तमंचा, उसके साथ कारतूस, जिस मोटरसाइकिल से ये घटना करते थे वो मोटरसाइकिल, चांदी के जेवरात, पर्स इत्यादि कीमती कुल लगभग 5 लाख रुपए का बरामद हुआ है। शनि कंजड़ के ऊपर अभी तक कुल 7 अभियोग की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है और राजा पर कुल 4 अभियोगों की जानकारी प्राप्त हुई है। ये और कितनी घटनाएं कहां कहां कारित किए हैं उसके विषय में हम विवेचना कर रहे हैं। इन सामानों को जो ये लूटते थे उन्हें ये कहां बेचते थे इसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। उसकी विवेचना करके उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास हम कर रहे हैं और शीघ्र ही सारे प्रकरण जो है, सारे मामले इससे हम लोग कनेक्ट करेंगे और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जो टीम ने ये सफलता प्राप्त की है उसको मेरे द्वारा 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। हाँ, ये इसमें से जो शनि कंजड़ है पहले चोरी की घटनाओं में जेल जा चुका है जनपद ललितपुर से, और अन्य किन जनपदों में इनके द्वारा घटनाएं की गई हैं इन मोबाइलों को हम लोग कनेक्ट करेंगे, करके उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। खबरों में अब बात करते हैं यूपी के जनपद बरेली की। बरेली थाना इज्जत नगर क्षेत्र सेंट्रल जेल में
उस वक्त सनसनी फैल गई जब दुष्कर्म के दोष में उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी मुकेश कुमार फंदे पर झूलता मिला। जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र की पोल खोलने वाली इस घटना के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है। विशेष निगरानी बैरक में रहने वाले कैदी की आत्महत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास केंद्रीय कारागार इज्जतनगर बरेली से सूचना प्राप्त हुई कि कारागार में सिद्ध दोष बंदी मुकेश कुमार, जो गांव जगन्नाथपुर, थाना गोला, जिला लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम, मजिस्ट्रेट महोदय व फील्ड यूनिट टीम मौके पर पहुंची। 100 का पंचायतनामा की कार्रवाई कराकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया। मौके पर शांति है व कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अगली खबर यूपी के कानपुर से है। कानपुर नगर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की नई और सराहनीय पहल के तहत थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 225 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मदद के उद्देश्य से रक्त संग्रह किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना था। जिलाधिकारी ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए समाज में जागरूकता बढ़ाने की अपील की। यह पहल जन कल्याण और मानवता की मिसाल बन गई। थैलेसीमिया एक ऐसी आनुवांशिक बीमारी है जिसमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन बहुत रेगुलर करना पड़ता है और कानपुर महानगर की एक संस्था है बहुत पहले से, कानपुर थैलेसीमिक्स करके, जिसको भट्टाचार्य जी चलाते भी हैं और वो खुद इसके अग्रणी हैं। तो आज उनके द्वारा और सिविल डिफेंस की जो हमारी पूरी टीम है यहाँ की, उसने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। क्योंकि थैलेसीमिया के पेशेंट्स में रेड ब्लड सेल्स बनती नहीं है आसानी से और बहुत जल्दी वो डिप्लीट करती हैं, तो उसके लिए एक मास स्केल पे ब्लड की जरूरत पड़ती है। कानपुर महानगर में ऐसे महादानी लोग हैं जो रक्तदानी हैं और रक्तदान कर रहे हैं। आज यहाँ पर बीटेक के बच्चे भी हैं, गृहिणियां भी हैं, जहां हम लोग बैठे हैं, गेस्ट हाउस उनके संचालिका भी हैं और अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने आज ब्लड डोनेशन किया। मैं सभी कानपुर महानगर वासियों का इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो अपने नगर के उन लोगों के साथ में खड़े हैं जिनको रक्त की आवश्यकता पड़ती है। हमारी सिविल डिफेंस की टीम, कानपुर थैलेसीमिक्स की टीम को मैं बधाई देता हूँ कि इस सामाजिक सरोकार के मुद्दे में सिविल डिफेंस के जुड़ने से जो एक कार्यक्रम को गरिमा मिली है, सभी आयोजकों को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं और कानपुर शहर वासियों का भी मैं साधुवाद करता हूं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि यूपी के ललितपुर के मसौरा खुर्द गांव में स्मार्ट मीटरों से बढ़े बिजली बिलों को लेकर किसानों में आक्रोश है। प्रगतिशील किसान जनमोर्चा ने तहसील दिवस में ज्ञापन देकर स्मार्ट मीटरों की जांच की मांग की। किसानों का आरोप है कि ठेकेदारों द्वारा लगाए गए मीटरों से उपयोग से कई गुना अधिक बिल आ रहे हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। बिल न भर पाने पर कनेक्शन काट दिए जाते हैं, जिससे बारिश के मौसम में जानवर और परिवार खतरे में है। किसानों ने जिला प्रशासन से तत्काल जांच और सुधार की मांग की है। नाम हमारा सनत कुमार पटेल है। क्या ग्राम मसौरापुर से आए हैं। हम लोग सारे ग्रामवासी आए हैं। हमारे गांव में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। करीबन उनको 1.5-2 महीने हो गए हैं। हम लोग स्मार्ट मीटर की समस्या से, बिल की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं। इतना बिल आ रहा है कि जैसे किसी आदमी का 200-300 रुपए आता था, उनका 3000-4000 आ रहा है। तो क्या मांग है आपकी? मांग हमारी है कि सबसे पहले इनको हटाया जाए, इसके बाद कोई समीक्षा, कोई जांच की जाए, क्योंकि स्मार्ट मीटर से बहुत शोषण हो रहा है हमारे किसानों का, हमारे गांव का। और सबसे पहले हमारा गांव ही नियुक्त किया गया, तो पहले हम लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए अब जो कम से कम 4000-5000 रुपए बिल आ रहा है, इसलिए आम आदमी भरने को तैयार नहीं है। इसलिए मीटर ये खिंचवाए जाए। बिजली विभाग गए तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम जांच कराएंगे, आप लोग बिल भरिएगा, ये भरिएगा, हम जांच कराएंगे। बाकी ना कोई जांच हो रही है, ना मीटर खिंचवाए जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अरविंद जी, आपका बिल कितना आया है? 26,000। पहले कितना आता था? पहले 200-300। अच्छा, आपने विभाग में गए हो? गए हैं, जो हिसाब मिलते नहीं है, 2 बिल गए। क्या कहते हैं? मिले नहीं? मिले नहीं, 6000 माइनस करे कुल। कितने में? 26,000। 6000 माइनस, 20,000 का बिल। कितने महीने का है ये? 2 महीने का है। स्मार्ट मीटर लगी। ये कौन सी मीटर चल रहा है आपके यहाँ? स्मार्ट मीटर लग गया। स्मार्ट मीटर लग गया। हमारा नाम बाबूलाल दुबे, केंद्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश। क्या समस्या लेके आए? समस्या लेके ये आए हैं कि भारत सरकार द्वारा एक नई स्कीम चलाई जा रही है स्मार्ट मीटर। वो किसानों और उपभोक्ताओं को सहूलियत के लिए है, लेकिन उस सहूलियत की जगह किसानों का भयंकर शोषण हो रहा है।
जो किसानों के पास 1-2 बल्ब जलते हैं उन किसानों का पहले 200-300 बिल आता था, आज मसौड़ा खुर्द में 4,000, 5,000, 11,000 रुपये आ रहा है। इस प्रकार किसानों का दमन जो है बीमा मतलब जो किसानों का दमन बिजली विभाग द्वारा ठेकेदारों से कराया जा रहा है, उसको तुरंत रोका जाए और स्मार्ट मीटर हटाकर पहले उसकी समीक्षा व परीक्षण किया जाए, परीक्षण के बाद ही कोई आगे कार्रवाई की जाए। वो जो लगाया गया स्मार्ट मीटर तुरंत हटाया जाए। सबसे पहले ग्राम मसौड़ा खुर्द में लगाया कितने किसानों का बिल ज्यादा आया है? पूरे गांव में आया है, पूरे गांव का बिल आया है। पूरे गांव का किसानों का ज्यादा है, हजारों का। अब खबरों में बात करेंगे बिहार की। बिहार के मुंगेर में सावन माह के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह द्वारा आयोजित मटन पार्टी विवादों में घिर गई है। सूर्यगढ़ा में जरदुई के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के लिए मटन भोज आयोजित किया गया, जिसमें ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी शामिल हुए। मंच से मटन खाने की घोषणा भी की गई। जन अधिकार मोर्चा के संजय केसरी ने इस आयोजन की आलोचना करते हुए कहा कि सावन जैसे पवित्र माह में ऐसा आयोजन आस्था का अपमान है। धार्मिक माहौल में मटन पार्टी से लोग आहत हैं और मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। एक बार फिर से मीट खिलाए हैं, सावन के महीना में मीट खिलाए हैं, तो ललन सिंह जी क्या इस बार हम आपके चैनल के सुधी दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि सावन में ललन सिंह जी मीट क्या इस मनसा से खिलाए हैं कि इस बार मीट खिलाकर पिछले बार के तरह हम सांसद से केंद्रीय मंत्री बने तो सावन में मीट खिला देंगे तो केंद्रीय मंत्री से बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी सावन में मीट खिलाने का गुनाह सिर्फ इस मंशा से किए कि मीट खिला के हमारा प्रमोशन होता है, तो मीट खिला के इस बार हम केंद्रीय मंत्री से प्रमोशन पाकर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि यह मंशा ललन सिंह जी की पहले भी उजागर हो चुकी थी, जिसको भांपते हुए नीतीश जी ने ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया था। अब बात करते हैं खबर में कर्नाटक की। कर्नाटक के बेलगावी में डीसी मोहम्मद रोशन की कार जब्त कर ली गई, क्योंकि लघु सिंचाई विभाग ने 1992 से 93 में चिक्कोड़ी तालुका में बने पुल और बैराज का बिल भुगतान नहीं किया। ठेकेदार डी नारायण कामत को अब तक 34 लाख रुपए बकाया है। बिल भुगतान न होने पर ठेकेदार ने अदालत का रुख किया, जिसमें उच्च न्यायालय ने जून 2024 तक आधा बिल ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया। आदेश के बावजूद भुगतान न होने पर 18 जुलाई को डीसी की कार जब्त कर ली गई। मामला अभी भी विवादित बना हुआ है। खबरों में अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सीधी से खबर है, जहां करोड़ों रुपए की लागत से बन रही खाम गिजवार टिकरी की सड़क निर्माण में ठेकेदार एवं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं सड़क कंक्रीट ढलाई होते ही दरारें आ जा रही हैं और इसी को लेकर ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सीधी जिला से 45 किलोमीटर दूर गिजवार ग्राम में, जो ठेकेदार द्वारा ये गिजवार खाम रोड बनाई जा रही है, गिजवार से टिकरी, जो कई करोड़ों की है। इसमें ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें गुणवत्ताहीन ये रोड आरसीसी बनाई जा रही है, जो बनने के साथ ही फटती जा रही है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राजकुमार जायसवाल। राजकुमार जायसवाल जी, ये गिजवार और टिकरी रोड बनाई जा रही है, क्या इसमें गुणवत्ताहीन कैसे फट रही है रोड? जी बिल्कुल, इसमें गुणवत्तापूर्ण है, गुणवत्ताहीन ये रोड बन रही है और इसमें जो संबंधित अमला हैं, जो उनकी विभागीय जो हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके वजह से गुणवत्ताहीन रोड बन रही है और बनते ही जो है फटना शुरू हो गई। इसका आगे क्या हाल है, ये लगता है 2-4 साल भी सही ढंग से नहीं चल पाएगी रोड। क्या शुभ नाम है आपका? संतोष। क्या रोड के बारे में क्या कहेंगे? फटना चालू हो गई है रोड के बारे में यही कहना चाहते हैं, जो भी रोड बन रहा है हमारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल चलेगा, क्योंकि बनते ही साल भर भी नहीं चलेगा, 2 दिन बाद फटना चालू, जबकि इसमें गाड़ी भी नहीं चलता, खुद फट जाता है। गाड़ी चलने पर इसी तरह से आज मटेरियल खराब के कारण ये भी। तो ऐसा लगता है कि ठेकेदार द्वारा मटेरियल भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार किया ही जा रहा है, इसमें छड़ तो डालते नहीं, सीमेंट भी सही नहीं लगाते, ये फटना चालू इसी वजह से होता है। गिट्टी जो है तो आधा वो डस्ट आता है, बस इसी कारण। हमारे साथ और कुछ ग्रामीण हैं, आइए हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? क्या शुभ नाम है आपका? जी, अवधराज सिंह। क्या कहेंगे रोड के बारे में? सर, अब ये है कि रोड जो है हमारा यहाँ का जो गिजवार ग्राम का जो बन रहा है, बहुत ही घटिया तरीके से निर्माण ठेके द्वारा की जा रही है, जबकि ये सब शासन प्रशासन इसमें सब ठेकेदारों को और जो कर्मचारी भी है, इनमें सब मिली भगत होकर के ये घटिया निर्माण यहाँ करा रहे हैं।
और हम ग्रामवासियों से यही विनम्र निवेदन है कि हम जो शासन प्रशासन अमलाधिकारी हैं उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि वो सही तरीके से इसको निगरानी करके देख करके और इसकी जांच करा कर और पूर्ण रूप से सही तरीके से रोड बनवाई जाए, तब तो हम लोग एग्री हैं, अन्यथा हम लोग नहीं बनने देंगे। निश्चित रूप से ग्रामीणों का कहना है कि भारी भ्रष्टाचार का ग्रामीणों ने यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि इस रोड में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सीधी से कैमरामैन पर्सन के साथ रवि के साथ धीरेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज सीधी। अगली खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपाल नगर से है, जहां पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर रुकवाया बाल विवाह। महिला हेल्पलाइन पर सूचना मिलने के बाद संयुक्त रूप से पहुंचकर अधिकारियों ने बाल विवाह रोकने की पहल की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना का नारा है, जिसका उद्देश्य है बेटियों की सुरक्षा और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाकर आगे बढ़ाने की ओर चल रही है। थाना प्रभारी जानू जायसवाल ने बताया कि दोनों पक्षों ने प्रशासन की बात समझी और शादी रोकने पर सहमति दी, इसलिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। परिवारों को चेताया गया है कि अगली बार ऐसा प्रयास हुआ तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूना भट्टा पर आज मुझे हेल्पलाइन नंबर से फोन आया था कि बाल विवाह की सूचना है। मैंने उसकी सूचना महिला बाल विकास पदाधिकारी को भी दी है, तहसीलदार सर को बताया। वहाँ पर एक नाबालिग लड़की की शादी की तैयारी चल रही थी, उसको रुकवाया गया। परिजनों को समझाई दी गई है महिला बाल विकास के द्वारा। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां 4 दिन से लापता गौरक्षक का कोई पता नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि 4 दिन से लापता गौरक्षक का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसके लिए हंगामा किया। गौरक्षक रितेश पाल अपनी बहन शिवानी के साथ अपनी गारमेंट्स की दुकान पर था। पिंकू दुकान पर आया तो बोला उसे मोटरसाइकिल से बदनपुर छोड़ दो। रितेश पिंकू के बाद बदनपुर की ओर मोटरसाइकिल से चला गया। 15 जुलाई को वापस न मिलने पर परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि पिंकू करण प्रांजूल ने रितेश के साथ मारपीट की है। उसी दिन से रितेश लापता है। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को नहीं गिरफ्तार कर रही है। मौके पर पहुंची सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। ऐश्वर्या उपाध्याय ने परिजनों को बताया कि पुलिस अधीक्षक तहसील दिवस में उसके पास मौके पर पहुंचेगी। सीओ सिटी के समझाने के बाद परिजन शांत हुए और उन्होंने परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिया। माता दिन। अच्छा, कहाँ की निवासी हैं आप? जमापुर। थाना कौन सा है आपका? राजेपुर। क्या समस्या है? समस्या ये, मैं दुकान बढ़ा के जा रही थी और मेरा भाई साथ में। कहाँ पर दुकान है आपकी और कहाँ बढ़ाकर? मेरे जमापुर चौराहे पे है। किस चीज की दुकान है? रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। किस समय बढ़ाकर जा रही थी? ऐसे 8 बजे जा रहे थे, ऐसे थे 8-10 मिनट थे। सुबह का या शाम का? शाम को। तो पिंकू आए, हम लोग जा रहे थे। पिंकू ने कहा कि मुझे आप लोग और कौन था आपके साथ? मेरा भाई था और कोई। अच्छा, क्या नाम है भाई का? रितेश पाल। पिंकू ने कहा मुझे छोड़ दो। रितेश ने कहा चलो अच्छा ठीक है। हमसे कहा कहाँ के लिए छोड़ दो? बदनपुर के लिए। बदनपुर छोड़ दो। फिर हमसे कहा तुम घर पे जाओ, हम अभी आ रहे पिंकू को छोड़ के। अब फिर जब छोड़ने गए उसके बाद हमने फ़ोन लगाया 10-15 मिनट बाद, वो फ़ोन उन्हें उठाया नहीं, काट दिया। फिर हमने देखा उन्हें मारपीट कम से कम 10:30 बजे 9:30 बजे। किस चीज से छोड़ने गए थे? वो पिंकू की बाइक से, भाई मेरे अपनी बाइक से थे, मतलब साथ लेके गए और उनने लड़के लगा रखे थे पहले ही से। और उन्हें खोखे पे पहले ठेके पे लेके गए, मारा पीटा। सब लोग थे लड़के 3-4। उनका नाम है करण और बिन का नाम प्रांजुल, करण और अप्पे और छोटू और ऋषि। इन 6 लड़कों ने मेरे भाई को मारा। फिर वो कैसे जबरदस्ती करके भाग आया। फिर पुलिया पकड़ लिया, पानी और पुलिया पे खूब मार तोड़ की। मोटरसाइकिल बाइक फेंक दी और भाई को मारपीट करके पता नहीं क्या किया। उसे लापता है। 5 दिन हो गए, कुछ कार्रवाई भी नहीं हो रही है। थाने गए थे आप लोग? थाने गए, कम से कम 5 दिन से थाने रोज जा रही हूँ, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। बाइक पानी में मिली कल। थाने धमकी दे रही है, कह रहे हैं कि अभी मिल जाएगा। 12 घंटे एक दिन का मांग रहे हैं। कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? सब मांग रहे। ये तो सबने बोला कि 12 घंटे दीजिए। 12 घंटे के बाद बेटा ढूंढ के देंगे। और एक दिन चौराहे। कितने घंटे हो गए अब तो 5 दिन 6 दिन हो गए ना। अभी आप कहाँ हैं? अभी हम एसपी के साथ में। शायद आपसे मैडम से बात भी हुई है। हाँ,
बात हुई क्या थी। आश्वासन मिला यहाँ? उनने कहा हम 2 बजे हम आएंगे तब उनसे बात करेंगे, थाने में बैठो तले जाके। मेरे द्वारा आज निरीक्षण किया गया, आपने देखा ही, और इंस्पेक्टर साहब भी हमारे साथ साथ हैं। पुलिया में नदी में इतना पानी नहीं है और जिसमें कि आदमी डूब जाए, और उसके अलावा इन्होंने प्रयास भी काफ़ी किया है नाव से गोताखोरों के द्वारा, और जिनके ऊपर आरोप है उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसमें टीमें बना दी गई हैं। शीघ्र ही जो भी है जिसके ऊपर आरोप है और जो थाने पे बैठे उनसे पूछताछ करके उनको साथ लेकर घटनास्थल पे जो लड़का है उसको बरामद किया जाए। सर कल भी थाने का घेराव किया उन लोगों ने, पर जो है कल नारेबाजी भी की थी थाने में। देखिए, जो नियम विरुद्ध कार्य करेंगे, पुलिस इसमें सेंसिटिव है। आपने देखा, मैं भी आया हूँ, मैं भी घटनास्थल का निरीक्षण किया हूँ, और जिसके ऊपर आरोप है वो भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। फिर भी अगर कोई अवैधानिक काम करे तो उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाए। आज भी कुछ महिलाएं ग्रामीण ट्रैक्टर भर के गए हैं, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय कह रहे हैं वो भी लेकर रहे हैं। देखिए, महिलाओं को समझाया जाएगा, जो लोग हैं इसमें जो लोग बहकाने का प्रयास करें उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, और कोई नियम विरुद्ध जो भी काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। पुलिस इसमें बिल्कुल अलर्ट है, सेंसिटिव है। मेरा घटनास्थल पे आना, चीज़ों को लगाना, गोताखोरों को लगाना, जिनके ऊपर आरोप है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करना, पुलिस अपनी तरफ से सारा कार्य कर रही है, मुस्तैद है और शीघ्र ही कार्रवाई। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने तहसील कायमगंज में संपूर्ण समाधान दिवस शुरू किया है और फरियादियों की जो समस्याएं हैं उनको यहाँ सुना गया। आपको बता दें कि संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग की 32, पुलिस की 35 और विकास विभाग की 17, विद्युत विभाग की 8, पूर्ति विभाग 5, चिकित्सा विभाग की 4 और अन्य विभागों की 16 शिकायतें, कुल मिलाकर 117 शिकायतें यहां प्राप्त हुई, जिनमें से 19 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने प्राप्त शिकायतों का शासन की मंशा के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा के अंदर निस्तारण करने के आदेश यहां संबंधित अधिकारियों को भी दिए हैं। 17 विभिन्न विभागों के आए, जिसमें राजस्व के 32, पुलिस के 33, विकास के 17, विद्युत के 8, पूर्ति विभाग के 5, चिकित्सा के 4 और डिफरेंट मिलाकर 16 है। इसमें आज ही 19 निस्तारित हुए, शेष को गुणवत्तापूर्वक समय निस्तारण करने के लिए संबंधित किया। और क्या निर्देश दिए गए? पब्लिक के जो भी ग्रीवांसेस है उसको गुणवत्तापूर्वक ससमय निस्तारित किया जाए और सभी पक्षों को सुन लिया जाए, इसके बाद निस्तारित किया जाए। कुछ शिकायतें सर बार बार आ रही हैं जिसका निस्तारण नहीं हो रहा है। देखिए, कुछ शिकायतें आ रही हैं, उसमें कई कारण, कुछ में विभागीय लापरवाही भी है, कुछ में कानूनी रूप से डिफरेंट कोड या सक्षमता अलग अलग है, इसलिए भी दिक्कत। जैसे पैमाइश का ही है, पैमाइश में पुलिस राजस्व की चीज आती है, जहाँ सब सहमत हो जाते हैं वहाँ तो निस्तारण हो जाता है, जहाँ सहमत नहीं होते हैं वो धारा 24 में आना पड़ता है, और उसमें नहीं जानते हैं, बार बार आते हैं, तो समस्या उस रूप में भी दिखती है। तो उसमें लोगों को रेगुलरली गाइड करना भी हम लोगों की ड्यूटी रहती है कि भाई जब सब सहमत नहीं है तो आप धारा 24 में डाल दीजिए या बंटवारा करा लीजिए, फिर हल होगा। देखिए, उसकी शिकायत लेखपाल की कर रहे थे, लेखपाल के स्थानांतरण की बात कर रहे थे, तो लेखपाल वहाँ वो क्वेश्चन ही नहीं है, उसकी शिकायत कर रहे हैं, तो कोई अपना स्वार्थ हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं कि लेखपाल को हटा दिया जाए, तो लेखपाल भाई ही नहीं जिस लेखपाल की शिकायत कर रहे हैं, तो कोई लगता है कि व्यक्तिगत पारिवारिक या मिशन है, फिर भी वो हमने एसडीएम साहब को बताया है, वो परीक्षण करा लेंगे, कहीं उनकी प्रमांस आएगी तो समाधान कराया जाएगा, और यदि जानबूझकर बदमाशी की तरह हाथ है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।